स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार को घेरा। जी हाँ, महिला आरक्षण बिल को लेकर के सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर राजनीति की जा रही है। उनके मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर सरकार सच में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है तो फिर इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का मौका मिल सके। हालांकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का समर्थन विपक्ष ने नहीं किया है बल्कि उनके विरोध में वोट किया है, जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल गिर गई है, पास नहीं हो पाया है। मिला बड़ों का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे नीतीश कुमार, दोनों के बीच हुई बातचीत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक अहम मुलाकात सामने आई है जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई जिसे राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्हें बड़ों का आशीर्वाद मिला है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये मुलाकात सम्मान और फिर सहयोग के संदेश के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि बातचीत में क्या क्या मुद्दे शामिल रहे इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे सरकार और फिर गठबंधन के समन्वय से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। जब कुछ लोग इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट मान रहे हैं तो फिर कुछ इसे बिहार की मौजूदा राजनीति में स्थिरता और तालमेल का संकेत भी बता रहे हैं। बिहार में जीविका दीदियों का बढ़ेगा मान, दीदी अधिकार केंद्र देंगे कानूनी सुरक्षा, हर समस्या का होगा समाधान। दरअसल बात है कि बिहार में जीविका दीदियों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार में दीदी अधिकार केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर महिलाओं को कानूनी सलाह, अधिकारों की जानकारी और फिर विभिन्न समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर मिलेगा। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, सामाजिक उत्पीड़न और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं में महिलाओं की मदद करना है। यहाँ प्रशिक्षित कर्मी और फिर कानूनी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे जो कि जीविका दीदियों को सही मार्गदर्शन देंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों से समन्वय भी करेंगे। जी हाँ, इस पहल से महिलाओं की सामाजिक और फिर आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि दीदी अधिकार केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर और फिर जागरूक बनाया जा सकेगा, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ी हो सकेंगी और फिर समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। भगवा से मोहब्बत और टोपी से फासला, क्या नीतीश के नियमों को दरकिनार करके अपनी लकीर खींचने लगे सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए प्रतीकात्मक कदम ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जबकि अगले ही दिन भगवा गमछा स्वीकार किया। इस छोटे से घटनाक्रमों को राजनीतिक नजरिए से बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस घटनाक्रमों की तुलना नीतीश कुमार की राजनीति से की जा रही है, जो कि अक्सर सर्वधर्म और फिर सद्भाव की छवि के तहत टोपी पहनते नजर आते थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी का ये रुख उस पुराने मॉडल से अलग है और ये संकेत देता है कि वे अपनी अलग पहचान और फिर नई राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा स्पष्ट संदेश मान रहे हैं तो फिर कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद बता रहे हैं। कुल मिलाकर के ये साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक नए अंदाज की ओर बढ़ रही है, जहां पर प्रतीकों के जरिए भी बड़े राजनीतिक संदेश दी जा रही है। बिहार ब्रांडिंग मिशन, सीएम सम्राट का प्लान, एआई मॉनिटरिंग, एयरोसिटी और एयरपोर्ट से देश भर में पहचान मजबूत करने की लक्ष्य। दरअसल बात है कि बिहार को नई पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बड़े ब्रांडिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस प्लान का मकसद है राज्य को सिर्फ पारंपरिक छवि से निकाल करके आधुनिक विकसित और निवेश के लिए आकर्षित बनाना है। यह इसके तहत एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी है, जिससे विकास योजना और फिर प्रोजेक्ट पर नजर रखी जा सके और फिर कामों में पारदर्शिता लाई जा सके। इस मिशन का सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार राज्य में कई नए एयरपोर्ट विकसित करने और पुराने एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है ताकि कनेक्टिविटी मजबूत हो सके और फिर निवेश बढ़े। साथ ही साथ दरभंगा एयरपोर्ट जैसे स्थानों को एयरोसिटी और
कार्गो हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए कई शहरों में एयरपोर्ट बनाने और फिर उड़ान सेवाएं शुरू करने का प्लान है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और फिर आधुनिक सुविधाओं के जरिए बिहार की छवि बदलेगी और ये राज्य राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आर्थिक और फिर निवेश केंद्र के रूप में उभरेगा। बिहार के स्कूल होंगे हाईटेक, सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास। दरअसल बात है कि बिहार सरकार स्कूलों को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। नई योजना के तहत सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और फिर स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे, जहाँ इसके लिए प्रति स्कूल लगभग 3,40,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि बच्चों को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल सके। जहाँ इन आईसीटी लैब में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और फिर डिजिटल लर्निंग सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं होंगी। जहाँ आमतौर पर एक आईसीटी सेटअप में कई कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, प्रिंटर और प्रोजेक्ट सिस्टम शामिल होते हैं, जिससे छात्र डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर सके और फिर नई तकनीकों से जुड़ सके। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं देना है। स्मार्ट क्लास और फिर डिजिटल लैब के जरिए पढ़ाई ज़्यादा इंटरेक्टिव और फिर आसान बनेगी, जिससे छात्रों की समझ बेहतर होगी और फिर वे भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हो सकेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही किसानों की मौज, मोदी सरकार ने दलहन तिलहन को एमएसपी पर खरीद को दी मंजूरी। जाने दरअसल बात है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दलहन और फिर तिलहन फसलों के एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सकेगा और फिर बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित मिलेगी। इस फैसले के तहत चना, मसूर, अरहर, उड़द और फिर सरसों जैसी फसलों की सरकारी खरीद की जा रही है। जब सरकार की एजेंसियां जैसे कि नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से सीधे खरीद करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और फिर भुगतान भी सीधे खाते में जाएगी। साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य है कि कई प्रमुख दलहनों की 100% खरीद सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को घाटा न उठाना पड़े। इस कदम से किसानों की आय स्थिर होने और फिर फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। एमएसपी पर खरीद से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश में दाल और तिलहन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर के ये फैसला खेती को सुरक्षित और फिर लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सोच समझ करके फैसला लेंगे सम्राट चौधरी, शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का आया रिएक्शन। दरअसल बातें हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर की सियासत फिर से तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला सोच समझ करके लिया जाना चाहिए। उनका संकेत साफ है कि मौजूदा नीति पर समीक्षा की जरूरत हो सकती है। मांझी लंबे समय से शराबबंदी कानून के लागू होने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, जहाँ उनका कहना है कि इस कानून का असर गरीब और फिर कमजोर वर्ग पर ज्यादा पड़ रहा है, जबकि असली माफिया और फिर बड़े नेटवर्क अक्सर बच निकलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजस्व नुकसान और फिर बढ़ती अवैध शराब तस्करी को भी चिंता का विषय बताया है। हालांकि नई सरकार की ओर से फिलहाल ये साफ किया गया है कि शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने का कोई भी फैसला नहीं है और ये नीति जारी रहेगी। ऐसे में मांझी के बयान ने एक बार फिर से बहस को तेज कर दिया है कि क्या बिहार में इस कानून में बदलाव होगा या फिर इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कोई नहीं, बीजेपी लेना चाहती है राजनीतिक लाभ, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक फायदे लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका आरोप है कि महिलाओं के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ना एक रणनीतिक कदम है। उनके मुताबिक इससे बिल का असली उद्देश्य कमजोर होता है और फिर इसे लागू करने में अनावश्यक देरी हो सकती है। दरअसल संसद में हाल ही में हुए इस मुद्दे पर विवाद देखने को मिला है, जहां पर विपक्ष भी इस मुद्दे पर विरोध में वोट किया है, जिसकी वजह से बिल गिर गया है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बोले पीएम मोदी। जो दरअसल बात है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के संसद में जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तो फिर वे देश की माता बहनों से माफ़ी मांगते हैं। उनका कहना था कि सरकार महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना देश के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि सरकार
सरकार आगे भी इस बिल को पास कराने के लिए प्रयास जारी रखेगी और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। हालांकि बिल को संसद में जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके चलते ये पारित नहीं हो पाया। इस पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जहां पर एक तरफ सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है, वहीं पर विपक्ष प्रक्रिया और शर्तों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। गैस सिलेंडर के नए रेट जारी, क्या कीमतों में हुआ कोई इजाफा? दरअसल बात है कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर के हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अच्छी बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद अभी तक घरेलू एलपीजी दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई है, यानी कि गैस की कीमत अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में अप्रैल की शुरुआत में फिर से बढ़ोतरी देखी गई, जो कि करीब 2000 के आसपास पहुंच गए। वहीं पर घरेलू सिलेंडर में फिलहाल कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कमर्शियल सिलेंडर में हाल ही में महंगे हुई कीमतें आगे वैश्विक हालात पर निर्भर कर सकती है जी, इसीलिए गैस बुक करने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी घरेलू गैस की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो गैस जिस गैस से आप खाना पकाते हैं। बिल क्या गिरा, सत्ता हिल गई। हावड़ा में ममता बनर्जी ने बीजेपी के पतन की कर दी बड़ी घोषणा, 50% आरक्षण की कही बड़ी बात। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक रैली के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। जब महिला आरक्षण से जुड़े बिल के संसद में पास न होने के बाद उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और अब उनके पतन की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देती है और अन्य दलों को इससे सीख लेने की जरूरत है। जहाँ रैली के दौरान ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की मांग भी उठाई है, जिसे उन्होंने भविष्य की राजनीति का बड़ा एजेंडा बताया है। कुल मिलाकर के इस बयान ने केंद्र और फिर विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है और आने वाले चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। बिहार में खेला बाकी, सम्राट चौधरी वाली कैबिनेट लिस्ट में अड़चन, विजय सिन्हा बन रहे हैं बड़ी दीवार। दरअसल बात है कि बिहार में सम्राट चौधरी की नई सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। खबरों के मुताबिक कि तैयार की गई मंत्रियों की लिस्ट को फिलहाल रोक दिया गया है और अब इस पर दोबारा मंथन चल रहा है। जहाँ इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी और फिर गठबंधन के अंदर संतुलन बनाने की चुनौती बताई जा रही है। जहाँ इस पूरे मामले में विजय कुमार सिन्हा का नाम अहम माना जा रहा है। उन्हें बड़ी दीवार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैबिनेट में उनकी भूमिका, पद और संतुलन तय करना आसान नहीं हो रहा है। जहां पार्टी को ऐसे फैसले लेने हैं जिसमें पुराने नेताओं, नए चेहरों और फिर अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बना रहे, यही सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। वहीं पर मौजूदा स्थिति ये भी दिख रही है कि सरकार अभी पूरी तरह से स्थिर संरचना में नहीं आई है। जहाँ कई विभाग अभी भी सीधे मुख्यमंत्री के पास हैं और कैबिनेट विस्तार के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में अभी खेला बाकी है और आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार बड़ा राजनीतिक संकेत दे सकता है। मध्य प्रदेश में बैंक लूटकर भाग रहा अपराधी बिहार के इस जिले से गिरफ्तार। दरअसल बात है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुई एक बड़ी बैंक डकैती के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में फरार अपराधियों में से 2 को बिहार के औरंगाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस डकैती में करीब 20 लाख कैश और कई किलो सोना लूटा गया था। जब बदमाशों ने बैंक में घुस करके कर्मचारियों और ग्राहकों को हथियार के बल पर बंधक बनाया और फिर 15 से 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने लूट से पहले पूरी रेकी की थी और उन्हें बैंक के अंदर रखे सोने और कैश की सटीक जानकारी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और बाकी फरार बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में नई पार्टी बनाएंगे आर.के. सिंह, भाजपा छोड़ने के बाद पीएम मोदी की तारीफ, सम्राट पर निशाना। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आर.के. सिंह ने बीजेपी छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए काम करेंगे, जिससे मौजूदा राजनीति में बदलाव लाया जा सके। दिलचस्प बात यह रही है कि बीजेपी से अलग होने के बावजूद भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनके नेतृत्व को सराहा है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जहां उनके इस कदम से बिहार की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई पार्टी बनने से वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और फिर आने वाले चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि आर.के. सिंह की इस पहल
ये पहल जमीन पर कितना असर डाल पाती है। बिहार में शराबबंदी खत्म करने की तैयारी, क्या है असली सच्चाई। दरअसल बात है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी खत्म करने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। कई राजनीतिक और फिर सहयोगी दलों ने इस कानून की समीक्षा और फिर बदलाव की मांग की है, खास करके राजस्व नुकसान और फिर अवैध शराब के मुद्दे को लेकर के। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी जारी रहेगी और फिर इसे खत्म करने या फिर ढील देने का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून नीतीश कुमार के समय लागू हुआ था और इसे बड़े सामाजिक सुधार के रूप में देखा जाता है। बंगाल में 2021 जैसी लहर या परिवर्तन की आहट, जहाँ जाने पूरा विश्लेषण। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार भी बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी लगातार चौथी जीत के लिए मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी 2021 की बढ़त को सत्ता में बदलने की कोशिश कर रही है। यह चुनाव पूरी तरह ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई बन चुकी है, जहां मुद्दे हैं वेलफेयर बनाम विकास, क्षेत्रीय पहचान बनाम राष्ट्रीय राजनीति। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ग्रास रूट पकड़ और फिर वेलफेयर योजनाएं हैं, खास करके महिलाओं और फिर ग्रामीण वोटर्स में उनका मजबूत आधार बना हुआ है। सर्वे में भी उनकी पार्टी आगे दिख रही है और फिर उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी भी बड़ा फैक्टर है। हालांकि 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उनके खिलाफ माहौल भी बना रहे हैं। वहीं पर बीजेपी की रणनीति इस बार ज़्यादा संगठित और आक्रामक दिख रही है। पार्टी परिवर्तन का नारा देकर के उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर पिछली बार कम अंतर से हार हुई थी। यह खास बात यह है कि करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामूली अंतर से जीत हार तय हो सकती है, जो पूरे चुनाव का रिजल्ट बदल सकती है। बंगाल में इस बार सीधा मुकाबला बेहद कड़ा है। अगर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक वोट बैंक और फिर वेलफेयर मॉडल को बनाए रखती है तो फिर 2021 जैसी वापसी संभव है। लेकिन अगर बीजेपी इन करीबी सीटों पर बढ़त बना लेती है तो परिवर्तन की आहट भी हकीकत बन सकती है। कुल मिलाकर के ये चुनाव आखिरी तक टक्कर वाला रहने वाला है। काम करिए, विजन बताइए, तेजस्वी यादव ने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अब सिर्फ बयानबाजी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को जमीन पर काम दिखाना होगा और अपना स्पष्ट विजन बताना हो चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जनता को परिणाम चाहिए, न कि सिर्फ घोषणाएं। उन्होंने कहा कि नई सरकार को बताना होगा कि वे बिहार के विकास, रोजगार और आर्थिक सुधार के लिए क्या ठोस योजना लेकर के आई है। उनके मुताबिक अभी तक सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का असली उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना है, न कि राज्य का विकास करना है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है। जहां पर एक तरफ सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है तो वहीं पर विपक्ष लगातार दबाव बनाने की कोशिश में है। पटना ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, रोजगार योजना में बाकी जिलों को छोड़ा पीछे। दरअसल बात है कि बिहार की रोजगार योजना में इस बार पटना जिला सबसे आगे निकल गया है। खबर के मुताबिक रोजगार से जुड़ी एक बड़ी योजना में 93,000 से ज़्यादा लोगों की रीज्वाइनिंग दर्ज की गई है, जो राज्य में अब तक का सब रिकॉर्ड माना जाता है। जैसे ये संकेत मिल रहा है कि राजधानी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग दोबारा काम से जुड़ रहे हैं। जब सरकार लंबे समय से रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर रही है और इसी दिशा में कई योजनाएं चला रही है। जब राज्य स्तर पर भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को राज्य में ही काम उपलब्ध कराना। इस उपलब्धि के पीछे बेहतर मॉनिटरिंग, योजनाओं का सही क्रियान्वयन और शहरी क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को अहम कारण माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल पर बोले, बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी। यह दरअसल बात है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जय तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वे सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी महिला विरोधी है। उनका आरोप है कि सरकार महिलाओं के अधिकारों को लेकर के गंभीर नहीं है और सिर्फ राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन वे चाहते हैं कि इसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और फिर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी मिले।
ये साथ ही उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि आरक्षण को जल्द लागू किया जाए, न कि इसे भविष्य की प्रक्रियाओं को जोर करके टाला जाए। वहीं पर इस मुद्दे पर सियासत और गर्मा गई है। जहाँ एक तरफ विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है, तो फिर दूसरी तरफ बीजेपी खुद को महिलाओं के अधिकारों का समर्थन बता रही है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक, 20 अप्रैल को पार्टी निकालेगी आक्रोशित मार्च। जब बिहार में बीजेपी की एक अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 20 अप्रैल को पूरे बिहार में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। ये निर्णय हाल ही में महिला आरक्षण से जुड़े बिल के पास न होने के बाद लिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया है, जिससे ये पास नहीं हो सका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है और इसी के विरोध में सड़कों पर उतर करके जनता के बीच मुद्दा उठाया जाएगा। जब बैठक में मौजूद नेताओं ने यह भी कहा कि इस मार्च के जरिए विपक्ष को महिला विरोधी बताने की रणनीति अपनाई जाएगी और जनता को बताया जाएगा कि किस तरह महिलाओं को उनके हक मिलने से रोका गया है। ऐसे में 20 अप्रैल का ये प्रदर्शन बिहार की राजनीति में नया माहौल बन सकता है। नीतीश कुमार के बाद बेटे निशांत को मिली जेड सिक्योरिटी, विजय सिन्हा की घटी सुरक्षा। दरअसल बात है कि बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जो देश में उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है। ये फैसला राज्य सुरक्षा समिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। वहीं पर पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई है। उनकी सुरक्षा जेड प्लस से घटा करके मात्र जेड कैटेगरी कर दी गई है। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। दरअसल इस तरह के बदलाव आमतौर पर थ्रेट परसेप्शन यानी कि खतरे के आकलन के आधार पर किए जाते हैं। जब सरकार समय समय पर समीक्षा करके ये तय करती है कि किस नेता को कितनी सुरक्षा दी जाए। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में सुरक्षा और प्रभाव को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। सम्राट सरकार 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में हासिल करेगी विश्वास मत। जहाँ दरअसल बातें हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब 24 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत हासिल साबित करेंगे। इसके लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जहाँ इसमें सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार को संविधान के अनुसार ये दिखाना पड़ता है कि उसके पास सदन का बहुमत है। यह हाल ही में नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, इसलिए ये फ्लोर टेस्ट उनकी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए सरकार के विश्वास मत जीतने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद कैबिनेट विस्तार और सरकार के अगले बड़े फैसले का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार से जाते जाते नीतीश कुमार ने किया खेला, बीजेपी को क्यों हो सकता है नुकसान। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जाने के फैसले को कई लोग मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने जाते जाते ऐसा पावर ट्रांजिशन किया जिसमें सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया, लेकिन ये बदलाव पूरी तरह से आसान नहीं माना जा रहा है। जब विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार का अपना एक मजबूत वोट बैंक और सुशासन वाली छवि थी, जिस पर एनडीए को लंबे समय तक फायदा मिलता रहा। अब उनके हटने से वह वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है, खास करके वह वर्ग जो नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को समर्थन देता था। इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में चुनौती मिल सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण किया है, उसने बीजेपी को सीधे जिम्मेदार के केंद्र में ला दिया है। अब सरकार के हर फैसले का श्रेय और आलोचना दोनों बीजेपी को ही झेलनी होगी। यानी कि अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो इसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार का ये कदम सिर्फ पद छोड़ना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बदलना जैसा है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि ये बीजेपी के लिए किस मौका है या फिर चुनौती। बीजेपी का वादा बना उसी के गले की फांस, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा यूटर्न। यह दरअसल बातें हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सबसे बड़ा बदलाव अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के देखने को मिल रहा है। जहां हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वोट पहले अलग अलग दलों में बंटने की संभावना दिख रही थी, अब वो फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पक्ष में एकजुट होता नजर आ रहा है। दरअसल पहले एआईएमआईएम, आईएसएफ और अन्य छोटे मुस्लिम दलों के कारण टीएमसी का वोट बैंक टूटने का खतरा था, लेकिन हाल की घटनाओं जैसे कि वोटर लिस्ट विवाद, एसआईआर, यूसीसी का मुद्दा और फिर छोटे दलों के कमजोर पड़ने ने जैसे माहौल बदल दिया है। अब बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता
ये मान करके टीएमसी के साथ खड़े हो रहे हैं, वोट बटा तो फायदा बीजेपी को ही होगा। जहाँ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये यूटर्न बीजेपी की रणनीति पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर ये वोट फिर से एकजुट होकर के टीएमसी के साथ जाता है तो ममता बनर्जी को बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, चुनाव हो रहा है बंगाल में, लेकिन हलचल मच गई है किशनगंज में। जी हां, बंगाल चुनाव को लेकर के किशनगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक कि 10 मिरर चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। यहां पुलिस प्रशासन ने जिले के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में कुल 10 मिरर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, जहां पर आने जाने वाले हर वाहन और फिर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। इस कदम का मकसद चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोकना और फिर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया है कि किशनगंज पुलिस और फिर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ जिला है, इसलिए यहाँ पर चुनाव के समय विशेष सतर्कता बरतना जरूरी हो जाता है। इन मिरर चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि इन चेक पोस्ट का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और असामाजिक तत्वों की आवाजाही को रोकना है। पुलिस टीम हर वाहन की बारीकी से जांच कर रही है, दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और फिर संदिग्ध गतिविधियों की तलाशी ली जा रही है। अगर किसी पर शक होता है तो फिर तुरंत पूछताछ और फिर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ सड़क मार्ग ही नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव और फिर रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े इलाकों में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब बंगाल पुलिस से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। या इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी है और सीमावर्ती इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। थाना अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में ये भी निर्देश दिया गया है कि होटल, लॉज और फिर सरायों में सघन जांच अभियान चलाया जाए ताकि बाहरी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सके। पुलिस विभाग की ओर से सभी थाना क्षेत्रों में रोल कॉल के जरिए पुलिस कर्मियों को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं और जो उन्हें सतर्क रहने, हर गतिविधियों पर नजर रखने और फिर किसी भी सूचना को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। वहीं पर जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव के दौरान किशनगंज जैसे जिलों में सुरक्षा चुनौतियां काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यह कदम न सिर्फ स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने में मदद करेगा बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, किशनगंज में 19 अप्रैल को 5 घंटे बिजली कटौती रहेगी। जी हां, किशनगंज वासी सावधान हो जाइए क्योंकि 19 अप्रैल को 5 घंटे बिजली कट रहेगी। किशनगंज शहर के लोगों के लिए ये जरूरी खबर सामने आई है। 19 अप्रैल रविवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति करीब 5 घंटे तक बाधित रहेगी। ये कटौती सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। विद्युत विभाग ने पहले ही इसकी सूचना जारी कर दी है ताकि लोग अपनी जरूरत के काम समय से पहले निपटा सके। बताया जा रहा है कि ये बिजली कटौती किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि एक जरूरी मेंटेनेंस कार्य के तहत की जा रही है। 11 केवी मोतीबाग फीडर से जुड़े बिजली लाइनों के पास पेड़ों की टहनियां काफी बढ़ गई है जो सीधे तारों के संपर्क में आ रही है। यही वजह है कि विभाग ने इन टहनियों की ट्रिमिंग यानी कि कटाई छटाई का फैसला लिया है। विभाग के अनुसार लंबे समय से पेड़ों की शाखाएं बिजली लाइनों को छू रही थी जिससे बार बार फॉल्ट और फिर ट्रिपिंग की समस्या सामने आ रही थी। खास करके बारिश और फिर तेज हवा के समय ये समस्या का और बढ़ जाती है जब टहनियां हिल करके तारों से टकराती है और फिर अचानक बिजली चली जाती है। इस समस्या को अस्थायी रूप से खत्म करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस रखरखाव कार्य के दौरान शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसमें मोतीबाग, रहमतनगर, लोहार पट्टी, फल चौक, सौदागर पट्टी, नेपालगढ़ कॉलोनी, नवाबगंज और फिर तेघड़िया पानी टंकी जैसे क्षेत्र शामिल है। इन इलाकों के लोगों को करीब 5 घंटे तक बिजली की असुविधा झेलनी पड़ सकती है। हालांकि विद्युत विभाग ने यह भी कहा है कि अगर काम तय समय से पहले पूरा हो जाता है तो फिर बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाएगी, लेकिन इस पूरे काम के दौरान सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से पालन किया जाएगा ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस निर्धारित समय से पहले अपने जरूरी काम जैसे कि पानी भरना, मोबाइल चार्ज करना या फिर अन्य घरेलू कार्य निपटा लें। साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि जब लाइट बंद रहे तब किसी भी बिजली के तार या फिर पोल के पास ना जाएं क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान जोखिम बना रहता है। दोस्तों, बिहार में अप्रैल के महीने में ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार का एक हिस्सा जहां पर भीषण गर्मी और झुलसाने वाली पछुआ हवाओं की चपेट में है तो वहीं पर दूसरी ओर
कुछ जिलों में हुई छिटपुट बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार बारिश का अगला केंद्र अब बिहार का सीमांचल रहने वाला है, जहाँ सीमांचल क्षेत्र रहने वाला है। आज अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से 19 अप्रैल के लिए इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों की आवाजाही के साथ मेघ गर्जन और फिर वज्रपात की आशंका जताई है। हालांकि ये बारिश बहुत व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे पारा गिरने की उम्मीद है। एक तरफ जहां पर उत्तर पूर्वी बिहार भीगने की तैयारी में है, तो वहीं पर मध्य और फिर दक्षिण बिहार सूरज की आग में जल रहा है। गुरुवार को दोपहर का डेहरी इलाका राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा औरंगाबाद, गया और फिर पटना सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। शुष्क और गर्म पछुआ हवाओं ने वातावरण में ऐसी जलन पैदा करती है कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के बाद स्थिति और भी गंभीर होने की चेतावनी दी है। 19 अप्रैल से बिहार के कई हिस्सों में भीषण लू चलने की प्रबल आशंका है। बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और गया जैसे जिलों में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डॉक्टरों और फिर मौसम वैज्ञानिकों ने भी भीषण गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक से बचने की हिदायत दी है। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने, सिर को ढककर रखने और फिर ORS या फिर नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, किशनगंज में प्लास्टिक बैन का असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जी हाँ, लेकिन अब किशनगंज के होलसेल्स दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ किशनगंज में प्लास्टिक पर बैन तो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर के बाजारों में अब भी खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और अब प्रशासन सख्त एक्शन मोड में है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। जब बैन के बावजूद भी किशनगंज शहर में प्लास्टिक की सप्लाई जारी रहने पर अब सीधे होलसेल विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के कई बाजारों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। दुकानदार चोरी छुपे प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए नगर परिषद ने होलसेल सप्लायरों को चिन्हित कर लिया है। जल्द ही उनके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और फिर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रवीण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी हाल में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्लास्टिक बेचने और फिर इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। नगर परिषद का कहना है कि पहले भी कई बार व्यापारी और फिर आम लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई का दौर शुरू होगा। इसके साथ ही दुकानदारों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि शहर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। कुल मिलाकर के किशनगंज में अब प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई का कितना असर होता है और क्या सच में शहर प्लास्टिक मुक्त बन पाता है या नहीं। दोस्तों, नेपाली गाड़ियों के लिए अब भारत में नए नियम लागू हो गए हैं। अगर आप उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों नेपाल के पंपों पर गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। नेपाल में तेल की कीमतें क्या बढ़ी, सरहद पार से गाड़ियों का रेला भारतीय पेट्रोल पंपों की ओर मुड़ गया है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है और पंपों पर गहमागहमी बढ़ गई है। स्थिति को बिगड़ता देख करके प्रशासन ने अब कड़ा आदेश जारी कर दिया है। नेपाल में डीजल की कीमतों में अचानक 33 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे वहां डीजल 148 रुपये तक पहुंच चुका है, जहां इसके मुकाबले भारतीय क्षेत्र में कीमतें काफी कम हैं। इस भारी अंतर का फायदा उठाने के लिए नेपाली वाहन चालक टैंक फुल कराने भारत आ रहे हैं, जिससे कृत्रिम संकट खड़ा हो गया है। जमाखोरी और फिर स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अब नेपाली वाहनों को लिमिटेड ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। जहाँ कुछ पंपों पर तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महज 200 का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। जब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। जब पेट्रोल डीजल की इस किल्लत ने विवादों को भी जन्म दे दिया है, जब घंटों लाइन में लगने के कारण स्थानीय निवासियों और फिर नेपाली चालकों के बीच आए दिन कहासुनी हो रही है। जब हाल ही में पंप पर हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भारतीय और फिर नेपाली वाहनों के लिए अलग अलग लाइनें हों, स्थानीय उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए।
दोस्तों, किशनगंज में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। आपको पता ही होगा कि जब आप किशनगंज शहर में आते हैं तो अपनी बाइक रखने से आप डर रहे हैं कि कहीं बाइक चोरी ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर चोरों का आतंक है। प्रशासन ने सख्ती जताते हुए बाइक चोर गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, दरअसल बात है कि किशनगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के कुख्यात अपराधी और फिर गिरोह के मुख्य सरगना शाह इंतजार आलम सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और फिर मास्टर चाबियां बरामद हुई है। ये गिरोह बिहार के किशनगंज जिले और फिर पश्चिम बंगाल में दर्जनों मोटरसाइकिलें चुरा करके बेचता था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर जिला अधिसूचना इकाई को सूचना मिली थी कि शाह इंतजार आलम MGM अस्पताल के आसपास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। यह इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए DEU टीम और फिर किशनगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल के पास से 25 वर्षीय शाह इंतजार आलम और कुंदनी सहनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर किशनगंज थाना क्षेत्र से चोरी की गई एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल डेरामाड़ी स्थित कब्रिस्तान के पीछे मक्के के खेत से बरामद की गई है। जब पुलिस ने कुल एक ग्लैमर मोटरसाइकिल, एक राइडर मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 मास्टर चाबियां, 1 मोबाइल फोन और फिर अन्य उपकरण जैसे हथौड़े, पेचकस और फिर कटर ब्लेड को जब्त किया है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने किशनगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र और फिर पश्चिम बंगाल में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। वही चोरी की गई बाइक को पश्चिम बंगाल के अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के तस्करों को बेच देते थे। पुलिस अब पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके अन्य चोरी की बाइकों की बरामदगी में जुटी है। जब पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया है कि जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर लगाम रखी जा रही है और फिर चोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से मोटरसाइकिल चोरी के अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता और फिर पूरे गिरोह से बिहार बंगाल से जुड़े लोगों के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है।